लोकल गवर्नमेंट, गाँव का स्ट्रक्चर वर्टिकल दिखाया गया है, शहरों का स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल दिखाया गया है। उसका एक रीज़न है। ये रेड कलर का बॉक्स एक डिस्ट्रिक्ट है जिसके अंदर ये पहला ब्लॉक है। इस ब्लॉक के अंदर 3 विलेजेस हैं। ऐसे ये दूसरा ब्लॉक है, यहाँ पे छोटे छोटे बहुत सारे विलेजेस हैं। ऐसे एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे ब्लॉक्स हैं और हर ब्लॉक के अंदर विलेजेस हैं। ठीक है, यानी कि बहुत सारे विलेजेस के समूह से बनता है ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक्स के समूह से बनती है ज़िला परिषद डिस्ट्रिक्ट। शहरों के केस में ऐसा नहीं है कि नगर पंचायत के समूह से म्यूनिसिपल काउंसिल बन जाएगी, नहीं, इसका एरिया अलग है। कोई एक एरिया होगा जहाँ पे नगर पंचायत होगी, कोई दूसरा एरिया होगा जहाँ पे म्यूनिसिपल काउंसिल होगी, कोई और बड़ा शहर होगा दिल्ली जैसा जहाँ पे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन होगी। तो ये तीनों अलग अलग एरियाज़ हैं। बात को समझो। पहले गांव होता है, गांव में शहरों जैसी फैसिलिटीज़ आती हैं। ठीक है, तो गांव का शहरीकरण होता है, यानी कि किसी एरिया में जहाँ पे गाँव की भी आपको फीलिंग आ रही हो और आपको लगे कि यहाँ पे तो शहर जैसी भी एमिनिटीज़ हैं, जनरली उनको हम ट्रांजिशनल एरियाज़ कहते हैं। वहाँ पे पंचायत नहीं नगर पंचायत होती है। और कुछ साल बाद जब वो छोटा सा ट्रांजिशनल एरिया और बड़ा होगा और एक छोटे शहर में तब्दील हो जाएगा, स्मॉल अर्बन एरिया बन जाएगा, तो वहाँ पे होगी म्यूनिसिपल काउंसिल। और कई साल बाद जब एक बहुत बड़ा शहर बन जाएगा, दिल्ली मुंबई जैसा, तो वहाँ पे होगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, एक बड़े अर्बन एरिया के लिए। तो ये अलग अलग जगह हैं। इनके समूह से, छोटे छोटे नगर पंचायत के समूह से काउंसिल नहीं बनेगी, लेकिन विलेजेस के समूह से ब्लॉक और ब्लॉक्स के समूह से डिस्ट्रिक्ट जरूर बनती है। अच्छा, अगर कोई छोटा सा स्टेट है एंड उस स्टेट में 20 लाख से कम की पॉपुलेशन है, तो उस केस में आपको इंटरमीडिएट लेवल यानी ब्लॉक लेवल पे पंचायत समिति बनाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शहर बहुत ही स्टेट बहुत ही छोटा है, पॉपुलेशन छोटी है। तो हर विलेज की अपनी इंडिविजुअल नगर ग्राम पंचायत तो होगी, एंड उसके बाद होगी सीधा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ज़िला परिषद। प्रीलिम्स के लिए आर्टिकल याद रख लो। रूरल एरियाज़ के लिए आर्टिकल है 243B, अर्बन एरियाज़ के लिए है 243Q। पहले बी आता है, बाद में क्यू आता है। तो पहले गांव बनते हैं, गांव से शहर बनता है, इसलिए बी गांव के लिए है, क्यू शहर के लिए है। तो आर्टिकल 243 3 लेवल पे पंचायत बताता है, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, और 20 लाख वाली कंडीशन भी बताता है। आर्टिकल 243Q ये 3 तरह की म्यूनिसपैलिटीज़ के जिक्र करता है। नगर पंचायत ट्रांजिशनल एरिया के लिए, म्यूनिसिपल काउंसिल स्मॉल अर्बन एरिया के लिए, और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लार्ज अर्बन एरिया के लिए। ट्रांजिशनल एरिया जनरली उन एरियाज़ को कहते हैं जो रूरल एरिया से अर्बन एरिया में धीरे धीरे तब्दील हो रहे हैं। अब कौन सा एरिया ट्रांजिशनल है, कौन सा स्मॉल अर्बन, कौन सा लार्ज अर्बन, ये कौन बताएगा? ये गवर्नर बताते हैं थ्रू नोटिफिकेशन। और हाँ, अगर गवर्नर ने नोटिफाई किया है किसी जगह को इंडस्ट्रियल टाउनशिप की तरह, तो वहाँ पे ऐसी कोई म्यूनिसिपैलिटी नहीं बनेगी। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा हुआ है। अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर्स इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल ने एक रिपोर्ट निकाली है, उसका लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, आप क्लिक करोगे लिंक खुल जाएगा। उस रिपोर्ट में रूरल और अर्बन एरियाज़ की क्लासिफिकेशन के बारे में कुछ डिस्कशन है। यहाँ पे सारे पॉइंट्स उसी रिपोर्ट से लिए गए हैं। तो एक क्वेश्चन बन सकता है कि कैसे सरकार क्लासिफाई करती है कि कौन सा एरिया रूरल है, कौन सा अर्बन है। सिंपल सी बात है, जहाँ भी इंसान रह रहे हैं, अगर उस जगह को सरकार ने एज अ अर्बन एरिया मान लिया है तो वो अर्बन है, अगर अर्बन नहीं माना तो बाय डिफ़ॉल्ट वो रूरल है। अब कोई एरिया अर्बन कब माना जाता है, उसके भी जनरली 2 तरीके होते हैं। एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन एरिया, मतलब अगर सरकार ने कह दिया कि भाई यहाँ के लिए हम एक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन टाइप में कोई बना रहे हैं, कोई म्यूनिसिपैलिटी बना दी है हमने, तो फिर तो अर्बन एरिया हो ही गया वो, है ना। दूसरी बात होती है कि अगर वो एरिया सेंसस अर्बन एरिया है, यानी कि हर 10 साल बाद जो सेंसस होता है उसमें अगर पता चलता है कि किसी एरिया की पॉपुलेशन 5000 से ज़्यादा है, पॉपुलेशन डेंसिटी 400 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर से ज़्यादा है, और 75% मेल्स जो काम करते हैं वो नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, तो उस एरिया को सेंसस अर्बन एरिया माना जाता है। तो कोई भी ऐसी जगह जहाँ पे इंसान रहते हैं लेकिन वो अर्बन एरिया नहीं है, उसको हम बाय डिफ़ॉल्ट रूरल एरिया मान लेते हैं। गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमारे देश में 6.5 लाख से ज़्यादा गांव हैं। बट जब आप वहाँ पे जाओगे तो हो सकता है आपको ये पिक्चर ना दिखाई दे।
आपको वहाँ एक छोटा सा शहर दिखाई देगा। तो इस रिपोर्ट में पूछा गया है कि जब कोई गांव शहर बन चुका है तो सरकारी रिकॉर्ड में आज भी क्यों उसको गांव मेंशन किया हुआ है, क्या रीज़न है। तो रिपोर्ट में इसके रीज़न दिए हुए हैं। ये रिपोर्ट पहला रीज़न देती है पॉलिटिशियंस। रिपोर्ट में साफ साफ लिखा है कि सरकार के हिसाब से जब कोई जगह गांव है तो सरकार उसके लिए काफ़ी पैसा देती है, काफ़ी पावर देती है, राइट। एंड पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? पॉलिटिशियंस को तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि गांव कह के जब सरकार से पैसे निकलवाए जाएंगे तो इस्तेमाल भी किए जाएंगे कहीं ना कहीं। इसलिए पॉलिटिशियंस का इंटरेस्ट इसी चीज़ में है कि एक एरिया हमेशा गांव ही लिखा रहे सरकारी रिकॉर्ड में, ताकि सरकार से और ज़्यादा पैसे वहाँ पे आते रहें। दूसरा रीज़न रिपोर्ट में दिया गया है पंचायत मेंबर्स। देखो, हर पंचायत में, हर गांव में एक पंचायत होती है एंड पंचायत के मेंबर्स के पास काफ़ी पावर्स होती हैं। अगर सरकारी रिकॉर्ड में उसको एक शहर डिक्लेयर कर दिया जाएगा तो वहाँ पे इस तरह की कोई ना कोई म्यूनसिपैलिटी बना दी जाएगी, नगर पंचायत बना दी जाएगी। एंड ऑब्वियसली पंचायत मेंबर नहीं चाहेंगे कि उनकी पावर्स चली जाएं, तो इसलिए वो भी नहीं चाहते कि सरकार इस जगह को एक गांव मानना छोड़ दे, ठीक है, वो शहर माने, वो लोग नहीं चाहते, राइट। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़, जब किसी गांव को ऐसा शहर डिक्लेयर किया जाएगा, वहाँ पे कोई नगर पंचायत बनाई जाएगी, म्यूनिसिपल काउंसिल बनाई जाएगी, तो ऑब्वियसली ये जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं ये बिल्डिंग कोड्स बनाती हैं। कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ नहीं चाहती हैं कि वहाँ पे बिल्डिंग कोड्स आएँ, क्योंकि फिर वहाँ के म्यूनिसिपैलिटी वाले ऑफिसर को भी रिश्वत देनी पड़ेगी, खामों को अपना मार्जिन कम होगा, राइट। एंड चौथा रीज़न है सेंसस। देश में सेंसस होता है 10 साल बाद, तब तक तो पॉपुलेशन में बहुत कुछ चेंज आ चुका होता है, राइट। फिर रिपोर्ट में ये दिया गया है कि हम सही तरह से क्लासीफाई करें, जो शहर हैं हम उसको शहर बोले, हम शहरों को गांव बोलना छोड़ दें, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि किसी एरिया में लोकल गवर्नमेंट का क्या स्ट्रक्चर होगा वो डिपेंड करता है इस क्लासिफिकेशन के ऊपर। एंड उसी हिसाब से सरकार स्कीम्स भी चलाती है। भाई जैसे मनरेगा है, मनरेगा तो गांव के लिए चल रही है ना, लेकिन अगर वहाँ शहर बन चुका है तो किसके नाम पे पर्ची कटवा के मनरेगा के पैसे लिए जा रहे हैं फिर, ठीक है ना। तो इसकी बड़ी ग्रेव इम्प्लीकेशंस होती हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स है इस मिस क्लासिफिकेशन की वजह से। पहली चीज़ है इनएफिशिएंट गवर्नेंस। अर्बन एरियाज़ में आपको अच्छा स्कूल चाहिए, अच्छी क्वालिटी का हॉस्पिटल चाहिए, साफ़ सफाई ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, पार्क चाहिए, राइट। लेकिन क्या पंचायत ये सारी चीज़ें इंश्योर कर पाएगी इस शहर के अंदर? नहीं कर पाएगी ना। पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बिल्डिंग रेगुलेशन, ये सब चीज़ें यहाँ के लोगों को ज़रूरत है इन चीज़ों की, लेकिन वहाँ की पंचायत ऑब्वियसली ये सब चीज़ें प्रोवाइड नहीं कर पाएगी। इनफैक्ट क्योंकि सरकार के हिसाब से ये इलाका गांव है, इसलिए कई गाँव में तो फायर सर्विसेज ही नहीं होती हैं। जैसे न्यूज़ आर्टिकल देखो, महाराष्ट्र में गांव के इलाकों में कोई फायर ब्रिगेड वगैरह ही नहीं है, कोई फायर स्टेशन ही नहीं है। अब शहर में तो ज़रूरत होती है। अब अगर सरकारी रिकॉर्ड्स में चढ़ेगा कि ये शहर है तो सरकार एफर्ट लेगी ना, यहाँ पे फायर डिपार्टमेंट भेजने के लिए फायर स्टेशन बनाएगी, फायर ब्रिगेड नियुक्त करी जाएंगी, तभी करी जाएंगी जब सरकारी रिकॉर्ड में ये शहर डिक्लेयर होगा। बट क्योंकि ये गांव है तो सरकार को लगता है यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की भी फ़िलहाल, है ना। दूसरा, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से ये गांव है तो यहाँ पे तो लोगों को मनरेगा की ज़रूरत है, पीडीएस की ज़्यादा ज़रूरत है, सरकार उसके लिए पैसा भेज रही है, लेकिन लोगों तक पहुँच ही नहीं रहा क्योंकि ये तो शहर है, यहाँ पे लोग इंटरेस्टेड ही नहीं है। पता नहीं पैसा आ तो रहा है लेकिन लोगों तक पहुँच नहीं रहा, तो बीच में कहाँ गायब हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे इस छोटे से शहर में किस चीज़ की ज़रूरत है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की, फ्लाईओवर्स की। क्या सरकार पैसा देगी? नहीं, क्योंकि सरकार के हिसाब से तो गाँव है ना, तो गाँव में फ्लाईओवर बना के क्या करेंगे। तो जिन चीज़ों की ज़रूरत है उन चीज़ों के लिए पैसे आते नहीं हैं, और जिनकी ज़रूरत नहीं है पीडीएस मनरेगा की, उनके लिए पैसे आ रहे हैं और पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। तीसरी प्रॉब्लम बताई गई है इस रिपोर्ट में, लो टैक्स रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट। क्यों भाई, मान लो कोई भी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन होती है, उस पर स्टैम्प चार्जेस लगते हैं, ठीक है, सरकार को जाते हैं। लैंड यूज़ चेंज होता है, उसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है, ये सारे पैसे सरकार को जाते हैं ना। लेकिन क्योंकि वहाँ पे पंचायत है एंड ये सारी ट्रांजैक्शन पंचायत नहीं देख पाती है, इसलिए वो स्टैम्प ड्यूटी का चूना सरकार को लगता है, सरकार को पैसे नहीं मिल पाते हैं। तो इस रिपोर्ट में 2 सॉल्यूशंस बताए गए हैं। रिपोर्ट में साफ साफ कहा गया है कि ये जो मेथड है ना क्लासिफिकेशन का, ये मेथड सही नहीं है, हमें एक नए मेथड की ज़रूरत है। हमें एक थ्रेशोल्ड क्रिएट कर देनी चाहिए कि जैसे ही किसी इलाके की पॉपुलेशन एक सर्टेन लिमिट से ऊपर जाए
तो वैसे ऑटोमेटिकली उसको हम अर्बन एरिया क्लासीफाई करते हैं। तो ऐसे कुछ ऑटोमेटिक ट्रांजिशन होने चाहिए। ये नहीं आप किसी का वेट कर रहे हो कि कोई बंदा नोटिफाई करेगा तब ये एरिया को आप अर्बन बोलोगे, नहीं। जैसे पॉपुलेशन किसी थ्रेशोल्ड को रीच करे वो एरिया अर्बन डिक्लेयर हो जाना चाहिए। दूसरी बात ये कही गई है कि पॉपुलेशन के सिवा बाकी चीज़ें भी देखो। जैसे कई बार फोटो आते हैं ना कि सैटेलाइट से देखा गया कि इस इलाके में बहुत ज़्यादा रोशनी है, रेगिस्तान के इलाकों में इतनी रोशनी नहीं है रात को, है ना, सैटेलाइट की फ़ोटोज़ वगैरह आती हैं। तो आप ये देखो कि कहाँ पे नाइट टाइम लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा है। शहरों में रात भर लाइटें जली रहती हैं, है ना, गाँव में जनरली नहीं जलती हैं। तो आप ये उससे आपको आइडिया लगेगा कि कोई जगह गांव है या शहर है। आप देखो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम हो रही है, वहाँ के लोगों का इनकम लेवल कितना है। इन चीज़ों से अंदाज़ा लगाओ कि वो जगह गांव है या वो जगह शहर है। पंचायत सिस्टम प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी पे बेस्ड है। मतलब जितना हो सके सारा मेजर काम लोकल गवर्नमेंट को करना चाहिए। जो काम लोकल गवर्नमेंट ना कर पाए सिर्फ वही काम स्टेट गवर्नमेंट करे। जो काम स्टेट गवर्नमेंट ना कर पाए सिर्फ वही काम सेंट्रल गवर्नमेंट करे। यानी कि ऊपर वाली गवर्नमेंट का सब्सिडियरी रोल होना चाहिए। कॉमन सेंस की बात है, जो काम आप खुद कर सकते हो वो आप खुद करते हो। जो काम आप खुद नहीं कर पाते हो, जैसे गली मोहल्ले की सफाई वगैरह, उसके लिए आप मोहल्ले वाले आपस में मिलके फैसला करते हो, भाई यहाँ पे एक चौकीदार को एम्प्लॉय कर लेते हैं, ठीक है, किसी को एम्प्लॉय कर लेते हैं ताकि आपकी साफ़ सफाई ठीक रहे, ठीक है। लेकिन कम्युनिटी लेवल पे, मोहल्ला लेवल पे जो काम आप खुद लोग मैनेज नहीं कर पाते हो, तब आप जाते हो एमसीडी में, म्यूनिसिपैलिटी में, पंचायत के पास, है ना। जो काम पंचायत नहीं कर पाती वो स्टेट गवर्नमेंट के पास जाती है। या मान लो नेशनल सिक्योरिटी है, बैंक रेट है इकोनॉमी के लिए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसी है, वो सब सेंट्रल गवर्नमेंट देखेगी क्योंकि वो चीज़ें नीचे नहीं हो सकती। तो यानी कि प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी ये कहता है जितना काम लोकल लेवल पे खुद से हो पाए उतना करो, ऊपर वाली गवर्नमेंट का सिर्फ सब्सिडियरी रोल होना चाहिए, है ना। ये पंचायती राज सिस्टम का सबसे बेसिक कंसेप्ट है और ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल कंसेप्ट है स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान से सुनो एक बात। एक स्टूडेंट है जो अपना होमवर्क खुद कर सकता है लेकिन फिर भी बार बार वो अपने पेरेंट्स की या फ्रेंड्स की हेल्प ले रहा है, तो उसका सिलेबस जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, होमवर्क बढ़िया कंप्लीट होगा, अच्छे नंबर आएंगे, लेकिन वो पढ़ाई में कमज़ोर हो जाएगा, उसका फ्यूचर बहुत बेकार रहेगा। उसी तरह अगर मान लो मंथली मैगज़ीन है, आप डिपेंड हो जाओ कि मैं कोई कोर्स ज्वाइन कर लेता हूँ और फटाफट 15 दिन के अंदर मेरी सारी मंथली मैगजीन्स कवर हो जाएंगी, हर महीने एक दिन के अंदर सारी वीडियोस देख लूँगा तो मंथली मैगजीन हो जाया करेगी एक दिन में कवर, वीडियोस देख के टीचर के ऊपर डिपेंडेंट होके, तो आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा लेकिन आप पढ़ाई में कमज़ोर हो जाओगे, अच्छी रैंक नहीं आ पाएगी। अच्छी रैंक लाने के लिए पहले मंथली मैगजीन को खुद से पढ़ो, जितना दिमाग मार सकते हो मारो उसके अंदर, टाइम ज़्यादा लगेगा लेकिन आपके कंसेप्ट्स बड़े स्ट्रॉन्ग होंगे, आपको मेहनत करने की आदत पड़ेगी, आप खुद से सोचोगे, खुद का दिमाग अप्लाई करोगे, सिर्फ कानों में ईयरफोन लगा के टीचर की बात नहीं सुनोगे। जब खुद से पूरा दिमाग लड़ा लो मंथली मैगजीन के अंदर, तब वीडियो ऑन करो और फिर देखो टीचर क्या समझा रहा है, टीचर कोई एडिशनल चीज़ सब बताएगा, तब आपकी प्रिपरेशन बहुत बढ़िया हो जाएगी क्योंकि आप पहले ही अपना पूरा दिमाग अप्लाई कर चुके हो और एडिशनल पॉइंट आपको टीचर से मिल गए। ऐसे आएगी आपकी अच्छी रैंक। सिंपली वीडियो कवर कर लेने से कि फटाफट सिलेबस मेरा पूरा हो जाए, उससे रैंक नहीं आएगी। आप सोचोगे पता नहीं क्या गलती कर रहा हूँ, सिलेबस तो पूरा करके जाता हूँ, रैंक क्यों नहीं आती, फिर क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो पाते, स्पेशली प्रीलिम्स के अंदर। क्यों? क्योंकि खुद का दिमाग अप्लाई किया नहीं, सिर्फ वीडियो सुनते रहते थे पूरे दिन। इनमें से कौन सी चीज़ डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दिखाती है? मैं तो कॉमन सी बात है ना, ये है सेंटर। अगर सेंटर नीचे की चीज़ों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है तो वो सेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंटर कहता है भाई मैं नहीं देखूंगा नीचे क्या हो रहा है, नीचे वाले लोग खुद देखेंगे, तो वो होता है डिसेंट्रलाइजेशन। तो साइमल्टेनियस इलेक्शन, इसमें सेंटर में बैठी हुई पार्टी कह रही है कि मुझे नीचे वाली गवर्नमेंट भी मेरी ही पार्टी की बन जाए, यानी कि लोकल अफेयर्स भी मैं ही कंट्रोल कर पाऊँ अपनी पार्टी के थ्रू, साइमल्टेनियस इलेक्शन, राइट। तो वो सेंट्रलाइजेशन है। अगर सेंटर गवर्नर्स को अपनी मर्जी से अपॉइंट कर रही है एंड उनसे बिल्स रुकवा रही है, स्टेट गवर्नमेंट में इंटरफेरेंस करवा रही है, वो सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पार्लियामेंट में बिल लाती है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करेंगे और लोकल गवर्नमेंट्स का सशक्तिकरण करेंगे, उनको और पावर्स देंगे, तो वो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर है। तो यानी कि 73rd अमेंडमेंट जो चीज़ लाया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन टू लोकल बॉडीज़, वो डिसेंट्रलाइजेशन है। ठीक है, तो ओनली डी इज़ अ करेक्ट आंसर। अब देखो 2015-17 में सेम क्वेश्चन आया था
कि फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है पंचायती राज सिस्टम का, कि लोग अपनी डेवलपमेंट में खुद पार्टिसिपेट करें लोकल लेवल पे, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, लोकल लोगों को पावर मिले, ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट को। सेंट्रल गवर्नमेंट ने खुद चाहा कि हमारी पावर्स लोकल लोगों के पास जाएं, वो अपने हिसाब से अपने मोहल्ले को और अच्छा करें। सेम चीज़ 2017 में आई थी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इज कैन बी एक्सप्लेन्ड एज एन एक्सरसाइज इन डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ना कि सेंट्रलाइजेशन। प्रीलिम्स के लिए कुछ फैक्ट्स। पंचायती राज सिस्टम इंडिया में एंशिएंट टाइम से चल रहा है, लेकिन सरकार ने बार बार इसको और अच्छे से इम्प्रूव करने की कोशिश करी। इम्प्रूव करने की ज़रूरत क्या थी, अभी वो हम बाद में नीचे डिस्कस करेंगे। फिलहाल ये ध्यान रखो कि 1957 में सरकार ने बलवंत राय मेहता कमेटी बनवाई थी। उस कमेटी के बेसिस पे, उसकी रिकमेंडेशन के बेसिस पे 1959 में राजस्थान के नागौर में पहली बार पंचायती राज सिस्टम चालू किया गया, इम्प्लीमेंट किया गया, ठीक है, उस कमेटी के बाद। लेकिन पंचायत बहुत पहले से हैं, हम बात कर रहे हैं उस कमेटी के बाद। उसी तरह 1993 में जब 73rd अमेंडमेंट आया, उसके बाद कौन सा पहला स्टेट था जिसने इस सिस्टम को लागू किया, वो मध्य प्रदेश था, राइट। तो अगर क्वेश्चन आ जाए सिंपली कि कौन सा पहला स्टेट था इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो आंसर आएगा राजस्थान का नागौर डिस्ट्रिक्ट। एंड अगर आंसर आ जाए कि क्वेश्चन आए कि 73rd अमेंडमेंट के बाद कौन सा स्टेट था, तो आंसर आएगा मध्य प्रदेश। स्पेसिफिकली अगर 73rd अमेंडमेंट की बात करी जाए तो ये आपको मध्य प्रदेश मार्क करना है, अदरवाइज आपको राजस्थान मार्क करना है। कौन से वाइसरॉय को फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहते थे? लॉर्ड रिपॉन को। पहली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इंडिया में मद्रास में बनी थी 1688 में। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कौन सी लिस्ट में आता है? ऑब्वियसली स्टेट लिस्ट में, यानी कि लिस्ट 2 के 7th शेड्यूल की लिस्ट 2 की एंट्री नंबर 5 पे। ग्राम सभा के बारे में मैक्सिमम स्टूडेंट्स को एक गलत जानकारी है। वो लोग ये सोचते हैं कि एक विलेज में जो भी 18 साल से ऊपर के लोग हैं वो सब ग्राम सभा का हिस्सा हैं। ऐसा नहीं है। सिर्फ 18 साल से ऊपर की उम्र हो जाने से आप ग्राम सभा का हिस्सा नहीं बन जाते हो। यानी कि अगर आप एक एलिजिबल वोटर हो तो आप ग्राम सभा का हिस्सा नहीं बन जाते हो। आपको इलेक्टोरल रोल में अपने आप को रजिस्टर करवाना पड़ेगा। एक बार आप रजिस्टर हो जाते हो इलेक्टोरल रोल में तो आप फिर कह सकते हो ऑफिशियली कि हाँ, मैं ग्राम सभा का मेंबर हूँ, ठीक है। ग्राम सभा क्या फंक्शंस करेगी, उसकी क्या पावर्स होंगी, क्या क्या वो काम कर सकती है, वो सब उस स्टेट की स्टेट लेजिस्लेचर कानून बना के डिसाइड करती है। जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ दिया है, आर्टिकल 243 में डेफिनेशन दिया ग्राम सभा की, वो लोग जो इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर्ड हैं। अब रजिस्टर्ड नहीं हो तो देन यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ ग्राम सभा, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन की यही डेफिनेशन है, तो एग्जाम में आपको कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आंसर मार्क करने चाहिए। यूपीएससी थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन पूछ सकता है। वो लिख देगा कि 73rd अमेंडमेंट से पंचायती राज सिस्टम शुरू हो गया इंडिया के अंदर। फॉल्स। भाई पंचायत तो बहुत पहले से है ना। ऐसे ही 74th अमेंडमेंट से कोई म्यूनिसपैलिटीज़ बननी शुरू नहीं हो गई। म्यूनिसपैलिटी तो पहली बन गई थी 1688 में मद्रास के अंदर, ठीक है। तो सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना है। ये नहीं कि हाँ मैंने चीज़ पढ़ी हुई है, ये चीज़ें मैच हो रही हैं तो आंसर मार्क कर दो, ऐसे ही पूरा उसको चीज़ को समझो पहले। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज, आप सोचोगे 1993 में अमेंडमेंट आया था तो मिनिस्ट्री तभी बनी होगी, नहीं। मिनिस्ट्री बनी थी 2004 में, ठीक। इस मिनिस्ट्री को एक यूनियन मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट रैंक हेड करते हैं। 73rd और 74th अमेंडमेंट से क्या फ़र्क पड़ा? देखो, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन बहुत सारे पार्ट होते हैं, पार्ट 1, 2, 3, 4 है ना, ऐसे बहुत सारे पार्ट्स थे। उनमें से जो 9th पार्ट है, 9th पार्ट को हमने 7th अमेंडमेंट 1956 से हटा दिया था। ध्यान से सुनो, जो पार्ट 9 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसे हमने 7th अमेंडमेंट 1956 से हटा दिया था, ठीक। 1956 में हटाया। उसके बाद जब 1992 में हम ये बिल लाए थे पंचायती राज सिस्टम का, तो हमने कहा ये पार्ट 9 जो है वो खाली पड़ा हुआ है, तो हम ये आगे की संख्या क्यों बढ़ाएं पार्ट्स की, जब एक पार्ट खाली पड़ा तो वहीं पे ऐड कर देते हैं ना। तो इसलिए हमने पार्ट 9 में डाल दिया पंचायत्स और पार्ट 9A बना के डाल दिया म्यूनिसपैलिटीज़, ठीक है। तो 73rd अमेंडमेंट से पार्ट 9 आया, 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9A आया। पार्ट 9 के लिए जो स्केड्यूल है वो है 11th स्केड्यूल। पार्ट 9A के लिए जो स्केड्यूल है वो है 12th स्केड्यूल,
ठीक है, सिंपल सी बात। और ये चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है, ठीक है, यहीं पे देखो, जैसे यहाँ पे है ना, ये कॉन्स्टिट्यूशन में से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है कि पार्ट 9 जो है वो हटा दिया था किसने, 7th अमेंडमेंट 1956 में, बाद में उसको फिर 1992 वाले एक्ट से ऐड किया गया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको ध्यान रखनी चाहिए। अच्छा, 9B कब ऐड किया गया था, 2011 में 97th अमेंडमेंट के थ्रू। एक और चीज़ नोटिस करो, 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट जब ऑफिशियली लिखते हो तो आगे ईयर लिखा जाता है 1992, ठीक है, लेकिन ये लागू कब हुए थे, लागू हुए थे 1993 में, राइट। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है कि दिसंबर 1992 में इन दोनों अमेंडमेंट्स को पार्लियामेंट ने पास कर दिया था। प्रेसिडेंट ने इनको साइन किया था 20 अप्रैल 1993 में, 4 महीने बाद। क्यों, क्योंकि 4 महीने में बाकी लेजिस्लेचर्स ने इनको रैटिफाई किया था, क्योंकि ये अमेंडमेंट्स हमारे फेडरल स्ट्रक्चर में एक चेंज ला रहे हैं, एक थर्ड लेवल ऑफ गवर्नमेंट क्रिएट कर रहे हैं, इसलिए हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर की रजामंदी ज़रूरी थी। तो इन 4 महीनों में वही काम हुआ था। जब 50% स्टेट्स ने इसको ओके कर दिया तो 20 अप्रैल 1993 को प्रेसिडेंट ने इन दोनों अमेंडमेंट्स पे साइन कर दिया। 24 अप्रैल 1993, आपको ध्यान होगा ठीक 30 साल पहले, 24 अप्रैल 1973, सॉरी 20 साल पहले इससे केशवानंद भारती जजमेंट आई थी, ठीक है। और 24 अप्रैल 1993 को 73rd अमेंडमेंट पंचायती राज वाला फोर्स में आया, और 1 जून 1993 से 74th अमेंडमेंट यानी म्यूनसिपैलिटीज़ वाला फोर्स में आया। मिनिस्ट्री क्रिएट हुई थी मई 2004 में, और पहला पंचायती राज दिवस मनाया गया 24 अप्रैल 2010 में। इससे पहले भी सरकार कई बार कई कमिटीज़ बना चुकी है ये इंश्योर करने के लिए कि पंचायत और अच्छे से काम कर पाएँ। 1957 में बनी बलवंत राय मेहता कमेटी, 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट ने बनाई अशोक मेहता कमेटी, 1985 में प्लानिंग कमीशन ने बनाई GV.K. राव कमेटी, 1986 में राजीव गांधी गवर्नमेंट ने बनाई LM सिंघवी कमेटी, 1988 में पार्लियामेंट की कंसल्टेटिव कमेटी ने एक सब कमेटी बनाई जिसका नाम था थुंगोन कमेटी, एंड 1988 में कांग्रेस सरकार ने बनवाई गदगिल कमेटी। गदगिल कमेटी की जो रिकमेंडेशंस थी उन्हीं का इस्तेमाल करके वो अमेंडमेंट बिल ड्राफ्ट किया गया जो अल्टीमेटली काफ़ी टाइम के बाद अल्टीमेटली हमारा 73rd अमेंडमेंट बन के पास हुआ। मेंस के लिए कुछ क्वेश्चंस, 73rd अमेंडमेंट की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या सैलिएंट फीचर्स हैं, क्या कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस हैं, क्या अचीवमेंट्स रही हैं पिछले 30 साल में और क्या कर सकते हैं, और 73rd अमेंडमेंट के बावजूद पंचायत को क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, और फिर इंटरव्यू में एक छोटा सा कहानी में आएगा ट्विस्ट। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ अ सिग्निफिकेंस। देखो 73rd अमेंडमेंट से पहले और बाद में क्या फ़र्क पड़ा। 73rd अमेंडमेंट लाने से आपने कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया, स्टेट लेजिस्लेचर से रेटिफाई भी करवा लिया, बट क्यों इतनी मेहनत, क्यों, उससे क्या फ़ायदा हुआ। उससे फ़ायदा ये हुआ कि पंचायत जो पहले से एग्जिस्ट करती थी उन सबको अब एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया, यानी कि अगर कहीं पे पंचायत नहीं है तो अब सरकार की जिम्मेदारी है, कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी है कि वहाँ पे पंचायत बनवाई जाएगी। अगर पंचायत तो थी लेकिन इलेक्शन नहीं होते तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वहाँ पे इलेक्शन करवाएगी, ठीक है। ऑब्वियसली आपने अमेंडमेंट लाए हो तो आपने कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चेंज किया वो यहाँ पे लिख दो कि भी हमने पार्ट 9 ऐड किया जिसमें आर्टिकल्स 243 से 243O तक हैं और एक 11th शेड्यूल ऐड किया गया। इससे ग्रास रूट डेमोक्रेसी मजबूत हुई है, क्योंकि पहले सिर्फ लोगों के रिप्रेजेंटेटिव MP MLA काम करते थे, लेकिन अब लोग खुद पार्टिसिपेट करके अपने आसपास की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं, ये उनका अधिकार है अब। और DPSP आर्टिकल 40 को इस अमेंडमेंट ने लागू किया। तो यह है सिग्निफिकेंस इस अमेंडमेंट की। इस अमेंडमेंट की कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स, मैंडेटरीली आपको पंचायत क्रिएट करनी पड़ेंगी 3 लेवल्स पे, ये आर्टिकल 243B में लिखा है। जब पंचायत क्रिएट करोगे तो कैसे करोगे, पेपर पे कर दोगे लिख के कि हाँ पंचायत क्रिएट हो गई, नहीं, इलेक्शन कराने पड़ेंगे ना। तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे सभी मेंबर्स के सभी 3 लेवल पे, विलेज, इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। लॉजिकली सोचो, रटो मत। पहले पंचायत बनाने को बोला गया, कैसे बनाओगे, इलेक्शन करवा के, तो इलेक्शन करवाओ भी, डायरेक्ट इलेक्शन करवाओ। कौन करवाएगा, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है।
जब इलेक्शन हो रहे होंगे और लोग अपने नॉमिनेशन भर रहे होंगे कि मैं अभी इलेक्शन में खड़ा होना चाहता हूँ, तो क्या होगा उसमें हफड़तफड़ी मचेगी कि मेरे को खड़ा होना है, मेरे को खड़ा होना है, राइट। तो उसमें क्या होगा, सीट्स का रिजर्वेशन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कई वीकर सेक्शंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, इसलिए SC/ST को ऑन द बेसिस ऑफ प्रोपोर्शन इन पॉपुलेशन रिजर्वेशन दिया गया और विमेन को एटलीस्ट 1/3 का रिजर्वेशन दिया गया। पंचायत बन गई, इलेक्शन हो गए, सब कुछ हो गया। अब क्या, काम करने के लिए पैसा चाहिए। तो ये अमेंडमेंट पैसे का भी इंतज़ाम करता है। ये कहता है जैसे एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, उसी तरह एक स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाए जो बताएगा कि पंचायत को पैसा कहाँ से मिलेगा। एंड स्टेट्स अगर चाहें तो पंचायत को ऑथराइज कर सकते हैं, पावर दे सकते हैं कि पंचायत कोई लेवी, कोई टैक्सेस वगैरह कलेक्ट कर पाएँ, ठीक है, इम्पोज कर पाएँ, उनको कलेक्ट कर पाएँ। अब क्वेश्चन आ सकता है कि क्या कंपलसरी और वॉलंटरी प्रोविजंस हैं 73rd अमेंडमेंट के। स्टोरी की तरह याद रखो, बड़ा मज़ा आएगा इसके अंदर। पहले कंपलसरी लिखो, फिर वॉलंटरी लिखो। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट ने साफ साफ कह दिया कि आपको ग्राम सभा तो बनानी ही पड़ेगी, लेकिन उसकी क्या पावर्स होंगी, वो काम क्या करेगी, वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। वो वॉलंटरी प्रोविजन है, ठीक है। कंपलसरी है कि आपको पंचायत 3 लेवल्स पे बनानी ही पड़ेगी, लेकिन ये पंचायत क्या काम करेगी, वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया, ठीक। ये कंपलसरी है कि तीनों लेवल पे सभी मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होगा, लोग डायरेक्टली वोट डालेंगे, ठीक है। लेकिन जो इंटरमीडिएट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, वहाँ पे जो चेयरमैन होगा उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा, ठीक है। तो ये हो गया कंपलसरी। लेकिन विलेज लेवल पे जो पंचायत है उसका सरपंच कैसे चुनेंगे, चेयरपर्सन कैसे चुनेंगे, वो स्टेट के ऊपर छोड़ दिया। तो उसको ऐसे याद रख लो कि नीचे होता है विलेज लेवल, फिर ब्लॉक लेवल, फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो इनके जो मेंबर्स हैं तीनों लेवल के तो डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, लेकिन जो चेयरमैन हैं वो ऊपर वाली 2 के तो इनडायरेक्टली होंगे। लेकिन आपके विलेज में, आपके गांव में जो सरपंच बनेगा उनका क्या इलेक्शन प्रोसेस होगा, लोग डायरेक्टली चुनेंगे कि ये बंदा हमारा सरपंच बनेगा, या आपने जिन पंचेस को चुना है, वार्ड में जिन बंदे को चुना है, वो लोग आपस में चुनेंगे कि सरपंच कौन होगा उनमें से, वो चीज़ नहीं पता, ठीक है। तो वो चीज़ स्टेट बताती है बाय मेकिंग अ लॉ, यानी कि वो चीज़ वॉलंटरी प्रोविजन है कि सरपंच कैसे बनेगा। SC/ST और विमेन के लिए सीट आपको रिजर्व करनी ही पड़ेगी, ये कंपलसरी है। बैकवर्ड क्लासेस के लिए करो या ना करो वो वॉलंटरी है, ठीक है। स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाना पड़ेगा, कंपलसरी है, लेकिन उसकी बात मानो ना मानो वो वॉलंटरी है, ठीक है। और दूसरी बात, क्या पंचायत को कितना अधिकार दे रहे हो, राइट, कि वो कितना टैक्सेस इम्पोज कर पाए, वो वॉलंटरी है। तो ऐसे आप कंपलसरी और वॉलंटरी में रिलेशन बना के याद रखोगे तो चीज़ें थोड़ी आसान हो जाएंगी। 73rd अमेंडमेंट को आए हुए 30 साल हो गए हैं, हमने क्या अचीव किया, राइट। देखो, पहले देश में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना बड़ा मुश्किल था, लेकिन अब एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है हर स्टेट के अंदर, तो इसलिए इलेक्शंस ऑफ पंचायत अब फ्री एंड फेयर होते हैं, रेगुलरली कराए जाते हैं। अब क्योंकि इलेक्शन होते हैं इसलिए पंचायत इज़ अकाउंटेबल टू द पीपल। भाई, किसी भी पॉलिटिशियन की अकाउंटेबिलिटी कैसे मेंटेन होती है, वोट से ना। अगर कल को आपका वोटिंग राइट छीन लिया जाए, वोट ना कर पाओ, या वोटिंग हर 5 साल की जगह 20 साल में कराई जाए, तो सरकार तो अकाउंटेबल नहीं है आपके प्रति, राइट। अब क्योंकि हम इलेक्शन फ्री एंड फेयर मैनर में करवा पा रहे हैं, इसलिए द पंचायत्स आर नाउ अकाउंटेबल टू द पीपल। वीकर सेक्शन, अंबेडकर ने कहा था कि विलेजेस आर डेन ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म। विलेजेस में इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है, वीकर सेक्शंस की कोई सुनता नहीं है, राइट। तो इस अमेंडमेंट ने वीकर सेक्शंस को एक आवाज़ दी है, उनके लिए सीट रिजर्व करके। आप जैसे यहाँ पे मैंने लिंक डाले हुए हैं, आप अगर PDF में देख रहे हो, यहाँ पे क्लिक करोगे ना तो एक लिंक खुलेगा। तो जैसे कि ये PIB का लिंक है, ऑफिशियल है वो तो PIB का है ना, गवर्नमेंट इशू कर रही है, तो उसमें लिखा है कि 20 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ 50% सीट्स विमेन के लिए रिजर्व्ड हैं। 1/3 रिजर्व करनी है, ये कंपलसरी है, लेकिन 1/3 से ज़्यादा भी रिजर्व कर सकते हो, वो वॉलंटरी, आपकी मर्जी है। तो 20 स्टेट्स ने खुद अपना एक वॉलंटरी इनिशिएटिव लिया कि उन्होंने 50% सीट्स रिजर्व कर दी पंचायत के लिए, सॉरी विमेन के लिए पंचायत में, ठीक है। तो जो भी मैं डेटा दे रहा हूँ उसका एक प्रॉपर सोर्स बता रहा हूँ आपको, आप वहाँ से टैली कर सकते हो।
46% ऑफ ऑल पंचायत मेंबर इस समय इंडिया में विमेन हैं। टोटल 32 लाख के करीब पंचायत मेंबर्स हैं, जिनमें से करीब 14 लाख विमेन हैं। डेवलपमेंट अब और ज़्यादा इंक्लूसिव हो गया है। इंक्लूसिव का मतलब क्या होता है कि जो पिछड़े हुए लोग पहले पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे, अब उनको भी कुछ बेनिफिट्स मिल रहे हैं, क्योंकि कई जगहों पे अब दलित सरपंचेस बन रहे हैं। तो वो ये इंश्योर करते हैं कि सरकारी स्कीम का फ़ायदा सिर्फ पर्टिकुलर एरिया में ही ना हो, बल्कि गांव के पिछड़े हुए एरियाज़ में भी, दलित एरियाज़ में भी वहाँ पे सरकार के स्कीम्स पहुँचे। ग्रास रूट डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन हुई है, ठीक है, क्योंकि स्टेट्स में कंपटीशन हो गया है। जैसे केरला और कर्नाटका ने तो 11 शेड्यूल के सभी 29 फंक्शंस पंचायत को दे दिए हैं। हालांकि कई स्टेट्स ने नहीं भी दिए हैं, बट एटलीस्ट इससे पता चल रहा है कि 11 शेड्यूल की सभी 29 पावर्स अब पंचायत को मिली हैं। ग्रास रूट लेवल पे लोगों को पावर्स मिली हैं, इन स्टेट्स ने दी हैं, ठीक है। तो ये हो गई सिग्निफिकेंट अचीवमेंट्स। तो क्रोनोलॉजिकली याद करो चीज़ों को, रटो मत बिल्कुल भी। और क्या कर सकते हैं, ये तो हमने अचीव कर लिया, हम और क्या अचीव कर सकते हैं, तो फिर से रटो मत। ये सोचो कि प्रॉब्लम्स क्या है। हमने ये तो अचीव किया, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स होंगी, तभी तो हम कुछ और भी अचीव करना चाह रहे हैं। तो आपको प्रॉब्लम्स ध्यान रखनी है। जब प्रॉब्लम्स एक बार अच्छे से समझ लोगे, उसके बाद प्रॉब्लम्स का ही सोल्यूशन बन जाएगा आपका व्हाट मोर वी कैन डू, ठीक है। तो मैं ये नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, ये तो खुद पढ़ना आप, मैं आपको प्रॉब्लम्स बता रहा हूँ। प्रॉब्लम का उल्टा लिखोगे तो सोल्यूशन हो गया, ठीक है। प्रॉब्लम्स क्या है? एक फ्रेज़ है फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज। ये कई गवर्नमेंट रिपोर्ट्स कहती हैं। किस कॉन्टेक्स्ट में कहती है? पंचायत के कॉन्टेक्स्ट में, कि पंचायत के पास फंड्स, फंक्शंस एंड फंक्शनरीज की कमी है। और कई बार यूपीएससी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ चुका है कि हाँ हमें पता है कि ये तीनों कमियां तो हैं, इनके सिवा भी कुछ कमियां हैं क्या? तो आप और भी चीज़ें लिख सकते हो। तो ध्यान से सुनो, आपने पंचायत बना तो दी, लेकिन उसको फंक्शंस ही नहीं दिए। क्योंकि पंचायत क्या काम करेगी, क्या उसकी पावर्स होंगी, वो स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। और कई स्टेट लेजिस्लेचर्स ने 11 शेड्यूल के सारे 29 आइटम्स नहीं दिए हैं पंचायत को। कई स्टेट्स ने पैरेलल बॉडीज़ बना दी हैं, यानी कि कोई और एक ऑर्गेनाइजेशन बना दी, वो ऑर्गेनाइजेशन वही काम करेगी जो पंचायत काम करती है। तो पंचायत कहेंगे लो, तो हम किस लिए हैं फिर? ठीक है। तो जैसे लिंक्स दिए हैं, आप इस पर क्लिक करोगे, आप अगर पढ़ना चाहो तो और इन चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हो, ठीक है, जस्ट फॉर योर मोर नॉलेज। अब आपने पंचायत बना दी, फंक्शंस नहीं दिए। मान लो आपने फंक्शन तो दे दिए कि चलो भाई ठीक है, पंचायत कल से ये काम करेगी, पैसे तो दो, काम तो तभी कर पाएंगे, बिना पैसे कोई काम होता है क्या? तो फंड्स नहीं देते। पंचायत सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंडेंट हैं पैसों के लिए, और अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट पैसे देती भी हैं तो बता के देती हैं कि ये जो हम पैसे भेज रहे हैं ना, अपनी मर्जी से मत खर्च करना, हम तुम्हें बता रहे हैं कि तुम्हें ये काम करना है। यार तो फिर डिसीजन मेकिंग में इंडिपेंडेंस कहाँ से आई? अगर सरकार ने पैसे दिए और बता दिया तुम्हें यही काम करना है, तो आप डिसाइड क्या कर रहे हो? पंचायत को पावर किस बात की? कोई पावर नहीं है फिर तो, राइट। तो फंड्स आर टाइड टू द स्कीम्स। जैसे कि इस लिंक पे दिया हुआ है, ये भी पीआईबी का लिंक है, इसमें दिया हुआ है कि 15 फाइनेंस कमीशन ने बहुत सारे, शायद 4 लाख करोड़ रुपए कुछ दिए पंचायत को, लेकिन उसमें से 60% यानी कि 2.5 लाख करोड़ रुपए बताए गए हैं कि आपको स्पेसिफिकली वाटर एंड सैनिटेशन पे ही खर्च करने हैं। अगर किसी पंचायत में वाटर सैनिटेशन की ज़्यादा इशू नहीं है, तब भी उसको खर्च करने पड़ेंगे पैसे इन्हीं चीज़ों पे, राइट। तो यहाँ पे चॉइस नहीं मिलती बिल्कुल भी। तीसरा, स्टेट गवर्नमेंट स्टेट लेवल पे स्टेट फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है। कई स्टेट गवर्नमेंट्स ये फाइनेंस कमीशन बनाती ही नहीं है, और अगर बनाती भी हैं तो उनकी रिकमेंडेशन ही नहीं मानती, राइट। जब कहीं से पैसा आ नहीं रहा तो पंचायत क्या करेगी? खुद से अपने पैसे जनरेट करेगी, लोगों पे टैक्स लगा के। वो पावर्स हैं उसके पास, लेकिन वो खुद टैक्स नहीं लगाती हैं। उसके 2 रीज़न हैं। एक तो उन पंचायत मेंबर्स को उन्हीं लोगों के बीच में रहना है, तो वो कैसे नज़र मिलाएंगे जब वो टैक्स लगा देंगे तो उन लोगों पे। दूसरा, गांव में लोगों की इनकम भी काफ़ी कम होती है, थोड़ी सी इनकम है, उस पर भी आप टैक्स लगा दोगे, वो भी वही लोग लगा रहे हैं जो आपके साथ रह रहे हैं। तो सिस्टम थोड़ा सा सस्टेनेबल नहीं है, ठीक है। तीसरा इशू आता है फंक्शनरीज का। जो पंचायत सेक्रेटरी हैं, कई जगहों पे होते ही नहीं है फुल टाइम वाले, बिल्डिंग की हालत बड़ी बुरी होती है, कोई डेटाबेस वगैरह नहीं होता, ठीक है, मॉनिटरिंग का कोई तरीका नहीं होता है। कई जो पंचायत मेंबर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली एजुकेटेड नहीं होते हैं, ट्रेंड नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए वो अपना काम ढंग से कर भी नहीं पाते हैं।
ऐसे कई फंक्शनरीज में भी इश्यूज़ हैं। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, मान लो फंड, फंक्शन, फंक्शनरी तीनों चीज़ें ओके हो गई, पंचायत अपने लेवल पे एकदम दुरुस्त हो गई, सोचा कि हम ये काम करेंगे, नहीं कर पाते। क्यों? हर चीज़ के लिए सरपंचेस को ब्लॉक ऑफिस जाके परमिशन लेनी पड़ती है, अप्रूवल लेना पड़ता है, यानी कि ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल तो अभी भी है, राइट। दूसरी बात, हमने कहा था कि स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया इलेक्शन करवाने के लिए, बनाया तो सही, लेकिन उसको कंट्रोल कौन कर रहा है? सरकारी अफसर। सुप्रीम कोर्ट ने गोवा गवर्नमेंट को झाड़ लगाई कि तुम लोग कॉन्स्टिट्यूशन का मजाक बना रहे हो अपने ही ऑफिसर को स्टेट इलेक्शन कमिश्नर अपॉइंट करके। क्यों? अरे भाई, स्टेट गवर्नमेंट है, अगर वो अपने बंदे को भेजेगी कि जाकर तुम इलेक्शन करवाओ, तो स्टेट गवर्नमेंट का वो बंदा तो पार्शियलिटी के साथ थोड़ा इलेक्शन वगैरह करवाएगा ना, फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं कर पाएगा, वो पार्टी इन पावर की ही फेवर में काम करवाएगा वो बंदा, राइट। तो आप लिंक पे वो चीज़ पढ़ सकते हो। इलाइट कैप्चर, हर विलेज में कुछ डोमिनेंट ग्रुप्स होते हैं जो पावर को कैप्चर करते हैं एंड कोशिश करते हैं कि जितने बढ़िया बढ़िया रिसोर्सेज हैं सरकार के, वो सारे उन्हीं के इलाकों में जाएं, राइट। जहाँ पे वो लोग, वो डोमिनेंट ग्रुप रहते हैं, सारा डेवलपमेंट गांव का उन्हीं इलाकों में हो, और सरकार के रिकॉर्ड्स में आ जाएगा कि हाँ यार, पंचायत ने बढ़िया काम किया है, इस पंचायत में अब सड़कें आ गई हैं और नए वेल्स आ गए हैं। बट ये नहीं देखा जा रहा कि वो गाँव के सिर्फ एक ही हिस्से में आ रहे हैं, क्योंकि कुछ इलाइट लोगों ने पंचायत को कैप्चर कर रखा है। ये भी आज की रियलिटी है। सोशल इनइक्वालिटी, सर आपने रिजर्वेशन तो दे दी, लेकिन सोशल इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हुई है। आज भी SC ST विमेन ग्राम सभा मीटिंग में ओपनली नहीं बोल पाते हैं, और कई जगहों पे तो सरपंच पति की प्रथा है, मतलब विमेन इलेक्शन जीत तो जाती हैं लेकिन उनके हस्बैंड सारा काम करते हैं। और कुछ लोगों को ये चीज़ इतनी नॉर्मल सी लगती है, मतलब इतने टाइम से होता आ रहा है, तो लोग सोचते हैं यही तो नॉर्म है, इसमें गलत क्या है। इतना उनको ये चीज़ नॉर्मल लगती है कि हस्बैंड जाके शपथ ले लेते हैं, मतलब इलेक्शन हो गया, विमेन जीत गई, तो शपथ ग्रहण सेरेमनी में भी विमेन ना जाकर उनके हस्बैंड जाके शपथ ले लेते हैं। इस लिंक पे क्लिक करोगे तो न्यूज़ मिल जाएगी, और पिछले साल की बात है, कोई बहुत पुरानी बात नहीं है। पॉलिटिसाइजेशन ऑफ पंचायत, यार एक सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है। सेंट्रल गवर्नमेंट के इलेक्शन में फाइट होती है, दिस पार्टी वर्सेस दैट पार्टी। स्टेट गवर्नमेंट इलेक्शन में सेम चीज़ होती है, कौन सी पार्टी को वोट दे रहे हो। लेकिन लोकल गवर्नमेंट हमने अलग तरह से बनाई। हमने कहा लोकल गवर्नमेंट में पार्टी वार्टी छोड़ो यार, लोकल गवर्नमेंट में लोकल लोग आएंगे, अपने आप देखेंगे कि हमें अपने इलाके में क्या काम करवाना है। ये चीज़ थी ना। लेकिन यहाँ पे भी बीजेपी, कांग्रेस और पता नहीं कौन कौन सी पार्टीज आ जाती हैं, तो फ़र्क क्या रह गया फिर? ये भी एक सरकार बन गई बस। जो हमने कहा था सेल्फ गवर्नेंस, लोग खुद पार्टिसिपेट करें, वो काम तो यहाँ पे हो नहीं पा रहा ना। वही आपने पार्टी को वोट दे दिया, उस पार्टी के लोग आके चलाएंगे सरकार को भी, तो फ़ायदा क्या हुआ फिर पंचायत बनाने का, राइट। सरकार के कुछ इनिशिएटिव्स, सिंपली आपको इनिशिएटिव का नाम याद रखना है। एग्ज़ाम में अगर आप भूल भी जाओ उसकी क्या डिटेल है, सच बता रहा हूँ बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि एग्जामिनर क्या करता है, उसको टाइम नहीं होता, तो वो इनिशिएटिव का नाम पढ़ता है और देखता है कि कुछ कुछ लिखा हुआ है, वर्ड टू वर्ड नहीं पड़ेगा, तो आप कुछ कुछ जनरल सा लिख देना, बाई चांस अगर आप डिटेल्स भूल जाओ तो, ठीक है। तो नाम जरूर रख लो, ई ग्राम स्वराज। ये सिंपली एक पोर्टल है जिस पर दिखाया जाता है कि किस किस पंचायत में क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान एक अम्ब्रेला स्कीम है, यानी कि बहुत सारी स्कीम्स पहले से चल रही थी, उनके ऊपर एक और स्कीम डाल दी, नाम डाल दिया और कह दिया कि इन सारी स्कीम्स में जो कार्रवाई हो रही है वो इसी स्कीम के तहत हो रही है। तो ये सिर्फ एक अम्ब्रेला स्कीम है जिसमें पंचायत मेंबर्स की कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है, उनको कोई ट्रेनिंग वगैरह देनी है तो वो सारी चीज़ें दी जाती हैं। भुवन पंचायत, जैसे गूगल मैप्स है उसी तरह इसरो का एक भुवन नाम से मैप्स है। अब जैसे आप गूगल मैप्स में देखते हो कि कहाँ पे कौन सी बिल्डिंग है, कहाँ पे ट्रैफिक जैम लग रहा है, कहाँ पे कौन सी जगह है ना, उसके ऊपर लेयर्स लगी होती हैं, तो उसी तरह से भुवन वाले मैप पे पंचायत के रिसोर्सेज, उन्होंने क्या क्या काम करवाया, कहाँ पे क्या चीज़ है, किस तरह का लैंड पड़ा है, जब वो सारी इन्फॉर्मेशन डाल देते हो उस मैप के ऊपर, तो वो बन गया भुवन पंचायत। इससे पंचायत मैप्स की मदद से और अच्छे से प्लानिंग कर पाती हैं अपने इलाके की। पीपल्स प्लान कैंपेन, जैसे मैंने कहा पॉलिटाइजेशन ऑफ पंचायत और बाकी वजहों से लोग पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, बल्कि पॉलिटिकल पार्टीज अपने हिसाब से पंचायत रन करती हैं, तो सरकार कोशिश करती है कि लोग भी पार्टिसिपेट करें,
तो सरकार बार बार लोगों को पुश करती है। किस प्रोग्राम के तहत पुश करती है? उस प्रोग्राम का नाम है पीपल्स प्लान कैंपेन, कि तुम लोग आओ और खुद अपनी प्लानिंग में पार्टिसिपेट करो। पीपल्स पार्टिसिपेशन को इंक्रीज करने का ये एक पहल है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट, चाहे वो आपके पंचायत के मेंबर्स हों या लोकल बैंक्स हों, एनजीओस हो, उन सब की ट्रेनिंग दी जाती है उन लोगों को इस इंस्टीट्यूट में। ठीक है। और एक बात, गांव में बैंक्स का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है। बैंकर्स के पास गांव में इतनी पावर होती है कि कई लोग तो मतलब आज से 30 साल पहले कोई बंदा अगर गांव में बैंक की नौकरी करता है तो उसको लगभग कलेक्टर जितना पावरफुल मान लिया जाता था। ठीक है। और आज की डेट में भी गांव में एटलीस्ट पिछड़े इलाकों में बैंकर्स के पास बहुत पावर होती है। जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा कि 73rd अमेंडमेंट के बारे में बताओ, तो हर स्टूडेंट आंसर देगा, सर 73rd अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल रिकॉग्निशन टू पंचायत्स इन इंडिया। आप ये चीज़ मत बोलना, आप बोलना सर 73rd अमेंडमेंट इज़ एन एफर्ट टू रिफॉर्म द पंचायती राज सिस्टम इन इंडिया एंड ब्रिंग सोशल चेंज इन द विलेज पावर स्ट्रक्चर। तो फिर पैनल की क्यूरोसिटी बढ़ेगी। पैनल पूछेगा यस, ये बच्चा सही बात बोल रहा है, बताओ और डिटेल में। तो वह बताना कि सर पंचायत तो इंडिया में हज़ारों सालों से चल रही हैं, लेकिन जैसा अंबेडकर जी ने कहा था कि हमारे गांव विलेजेस आर डेन ऑफ कास्टिज्म एंड कम्युनलिज्म, वहाँ पे सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज़्यादा है और वो सोशल इनइक्वालिटी पंचायत्स में भी रिफ्लेक्ट होती है। पंचायत्स को कुछ इलाइट ग्रुप्स कैप्चर कर लेते हैं और वो पावरफुल ग्रुप्स पंचायत्स के थ्रू अपनी मनमर्जी से विलेज को रूल करते हैं, जिस वजह से सोसाइटी में इनइक्वालिटी जो हज़ारों सालों से बनी हुई है वो आज भी बनी हुई है। आज़ाद भारत में भी बनी हुई है वो इनइक्वालिटी। 73rd अमेंडमेंट उस इनइक्वालिटी को, सोशल इनइक्वालिटी को तोड़ने की, कमज़ोर करने की कोशिश करता है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है। तो वो पूछेंगे वेरी गुड, अब ये भी बता दो कैसे कोशिश करता है। तो आप बताओगे सर 73rd अमेंडमेंट कहता है कि इलेक्शंस हर 5 साल में होने ही पड़ेंगे और वो फ्री एंड फेयर होंगे। सर इससे पहले इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो रहे हैं इस चीज़ की कोई गारंटी नहीं थी। इलेक्शन 1 साल में हो रहे हैं या 20 साल में हो रहे हैं कोई गारंटी नहीं थी। इलेक्शन में कोई लोग वोट नहीं डाल पा रहे हैं, ज़बरदस्ती उनको रोका जा रहा है, ऐसी बहुत चीज़ें होती थी। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हुई हैं क्योंकि 73rd अमेंडमेंट आया है। एक स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया जाता है जिसकी जिम्मेदारी है इंश्योर करना कि इलेक्शंस फ्री एंड फेयर हो। कभी सोचा है कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ आती है कि पंचायत इलेक्शन में वायलेंस हो रहा है, बहुत हल्ला मच रहा है। क्यों मच रहा है? क्योंकि सोसाइटी की इनइक्वालिटीज़ को तोड़ा जा रहा है, सोसाइटी में इक्वालिटी लाई जा रही है। विमेन, SC, ST जिनको इक्वालिटी नहीं मिलती थी, इलेक्शंस के थ्रू उनको ऊपर बिठाया जा रहा है जहाँ पे वो कभी देख भी नहीं सकते थे। राइट। इलाइट ग्रुप्स का स्ट्रॉन्ग होल्ड तोड़ा जा रहा है इन इलेक्शंस के थ्रू। इसीलिए पंचायत जैसे छोटे इलेक्शन में भी इतने ज़्यादा वायलेंस होता है, लोग मर मिट जाते हैं, क्योंकि सोशल चेंज ला रहा है 73rd अमेंडमेंट। ये इसका मेन मोटिव है, ना कि एक रिकॉग्निशन दे देना कि हाँ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने आपको रिकॉग्नाइज किया है कि आप भी एग्जिस्ट करते हो विलेज के अंदर। नहीं, रिकॉग्निशन इज़ नॉट द एम, रिफॉर्म इज़ द एम। फटाफट कानों में ईयरफोन लगा के सारे कंसेप्ट सुन लो, समझ लो और एग्ज़ाम में जाके लिख दो, उससे रैंक आ जाएगी। इससे रैंक नहीं आएगी, आप कभी उस स्टेज तक पहुंच ही नहीं पाओगे, क्योंकि प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाएगा। क्योंकि कानों में ईयरफोन लगा लेने से, वीडियो देख लेने से आपके दिमाग में बहुत सारे आइडियाज़ तो आ जाएंगे वीडियो के थ्रू, जिनको लिखने की आपकी इच्छुकता होगी कि मैं मेंस में ऐसा लिखूंगा, इंटरव्यू में ये आंसर दूंगा, वो आंसर दूंगा। वीडियो के थ्रू आपका दिमाग बड़ा तेज काम करेगा। लेकिन प्रीलिम्स में जो चाहिए होता है अपने दिमाग का इस्तेमाल, वो आप नहीं कर पाओगे। कभी सोचा है मंथली मैगजीन जो होती है आप लोग उसको पढ़ क्यों नहीं पाते हो? क्योंकि जब उसको खोलते हो ना तो ये आपको मैग्नेट की तरह रिपेल करती है कि दूर जाओ मेरे से, आपका मन नहीं करता उसको पढ़ने का। क्यों? क्योंकि खुद पढ़ने में ना दिमाग का इस्तेमाल होता है, बहुत ज़्यादा दिमाग का इस्तेमाल होता है उसको पढ़ने में, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा होता है कि दिमाग थक जाता है, बंद कर देते हो, नींद आने लगती है।
प्रीलिम्स में एग्जैक्टली यही होता है, आपके दिमाग का इस्तेमाल करवाया जाता है। आपको तो आदत है नहीं, इसलिए आपका दिमाग काम करता नहीं है और आप कहते हो प्रीलिम्स बड़ा डिफ़िकल्ट आया था। लेकिन जो स्टूडेंट खुद पढ़ता था, वीडियोस पे डिपेंडेंट नहीं था, वीडियोस सिर्फ सप्लीमेंट्री यूज़ करता था, वो स्टूडेंट, उसको आदत है, इसलिए वो प्रीलिम्स बड़े आराम से निकाल लेता है। पेपर कितना ही डिफ़िकल्ट हो, कुछ भी हो, उसका हर साल कंसिस्टेंटली प्रीलिम्स क्लियर होगा ही होगा। हाँ, मेंस और इंटरव्यू में कभी कुछ नंबर ऊपर, कभी कुछ नंबर नीचे, उस वजह से रैंक फ्लक्चुएट होती है, लेकिन प्रीलिम्स ज़रूर क्लियर होता है। फिर भी अगर आपको फटाफट सारी क्लासेस करनी है तो यार हज़ारों इंस्टीट्यूट्स हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट में जाओ, करंट अफेयर मिलते ही हैं, जाके पढ़ लो, फटाफट सारी वीडियो देख लो।